हेलो गाइस, इस वीडियो में व्यू सीरियलाइजेबल या व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में सीखेंगे। व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिलेबस में होने की वजह से इस पर भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल कैसे पता करेंगे या उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना। तो कोई शेड्यूल दिया हुआ है तो हम जैसा कि जानते हैं कि शेड्यूल सीरियल या नॉन सीरियल होते हैं। तो नॉन सीरियल यदि हैं इसको हम कंकरेंट कहते हैं। यदि कोई शेड्यूल नॉन सीरियल नहीं है तो सीरियल शेड्यूल होगा, और यदि नॉन सीरियल शेड्यूल है तो वैसे केस में उसमें हम चेक करते हैं कि कोई साइकिल है या नहीं। साइकिल कहने का मतलब है जैसे कोई ग्राफ दिया हुआ है, कोई ए वर्टेक्स है और कोई दूसरा बी वर्टेक्स है। ये दो वर्टेक्स के बीच यदि कोई साइकिल हो, वर्टेक्स की संख्या और भी अधिक हो सकती है और ये वर्टेक्स ट्रांजैक्शन को शो करता है। या मान लें कि हमारे पास 3 ट्रांजैक्शंस हैं जिनके नाम ABC दिए हुए हैं। यदि ऐसा कोई डायरेक्शन हो कि इस तरीके से कोई डायरेक्शन दिया हुआ हो, तो यदि हम ए से चलना शुरू करें और इस डायरेक्शन को फॉलो करें तो इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अगेन हम ए पर पहुंच जाएंगे। यही चीज यदि हम बी से चलना शुरू करें और डायरेक्शन को फॉलो करें तो फिर से आप बी पर चले आएंगे, यानी हर एक पॉइंट से आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जिसके अंदर साइकिल हो। अब जहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक और ट्रांजैक्शन है जो डी दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ इस तरह का डायरेक्शन दिया हुआ हो, तो यहाँ तो किसी तरह का कोई साइकिल नहीं है। बी सी डी के अंदर में कोई साइकिल नहीं है, लेकिन ए बी सी के अंदर में साइकिल है। यदि पूरे ग्राफ में कहीं भी एक जगह साइकिल आ गया, इस तरह का डायरेक्शन आ गया, तो हम कहते हैं कि ये ग्राफ साइक्लिक ग्राफ है। और इस साइक्लिक ग्राफ के होने पर इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं कि यदि कोई कंकरेंट शेड्यूल है और उसके प्रेसिडेंस ग्राफ में कोई साइकिल एग्जिस्ट करता है तो वैसे केस में हमारा कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा। और यदि साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है तो वैसे केस में वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। और कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल में कैसे हम सीरियलाइजेबिलिटी चेक करते हैं ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो साइकिल लिखने का मतलब है कि यदि ग्राफ साइक्लिक ग्राफ हो, अ ग्राफ विथ साइकिल, तो वैसे केस में हम वहां पर दो चीजें चेक करते हैं, ब्लाइंड राइट और इंटरमीडिएट रीड। अब ये ब्लाइंड राइट क्या है? कोई ट्रांजैक्शन हमारा दिया हुआ है, सपोज ये मेरा ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन और कोई अदर ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो यदि किसी ट्रांजैक्शन के अंदर में, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर में रीड के बाद राइट होता है तो ये सही है। लेकिन कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें बिना रीड किए हुए राइट का ऑपरेशन डायरेक्ट यूज कर रहा हो, तो ऐसे राइट को हम ब्लाइंड राइट कहेंगे। यही चीज यहाँ लिख रखा है मैंने, इफ अ ट्रांजैक्शन राइट्स विदाउट अ रीड, बिना रीड किए हुए अपने अंदर में। ऐसा भी हो सकता है कि T1 में रीड पहले हो, लेकिन हमें इस T1 ट्रांजैक्शन के रीड से हमें कोई मतलब नहीं है। T2 ट्रांजैक्शन के अंदर में बिना रीड के राइट हो तो इसको हम ब्लाइंड राइट कहेंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर में विदाउट रीड राइट का ऑपरेशन हो तो वैसे राइट को ब्लाइंड रीड कहते हैं, ब्लाइंड राइट कहते हैं। लेकिन किसी दूसरे ट्रांजैक्शन के रीड से हमको इससे कोई रिलेशन नहीं है। यदि ब्लाइंड राइट नहीं है, साइकिल भी है और ब्लाइंड राइट भी नहीं है, तो हम उसमें चेक करते हैं इंटरमीडिएट रीड है क्या। इंटरमीडिएट रीड कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास दो ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं या और भी अधिक ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, T1 है और T2 है, तो वैसे केस में यदि T1 ट्रांजैक्शन किसी डेटा आइटम,
सपोज कीजिए ए आइटम को रीड करता है, तो रीड ए, और इसके बाद वो कहीं पर राइट कर रहा है इस डेटा आइटम को। सिमिलरली T2 भी कहीं पर रीड कर रहा है। तो यदि ये रीड करता है इस ऑपरेशन के बाद, तो यहाँ पर T1 ने जो डेटा आइटम ए का रीडिंग किया, जो भी वैल्यू एक्सेप्ट किया, वो डेटाबेस का है। ये वैल्यू हमारा डेटाबेस से आ रहा है, ए का वैल्यू, यहाँ पर ए का वैल्यू डेटाबेस से आ रहा है, जबकि ये जो रीड हो रहा है इस ऑपरेशन के बाद रीड है, इसलिए इसके लिखे हुए वैल्यू जो कि मेमोरी में है, लोकल एरिया में है, लोकल मेमोरी में है, उस लोकल मेमोरी में लिखे हुए इस डेटा आइटम ए के वैल्यू को ये रीड कर रहा है। तो यदि ऐसा कुछ है तो इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट रीड, या इसको हम अपडेट भी कहते हैं कि किसी मेमोरी में लिखे हुए वैल्यू को हम रीड कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, और बाद में इसको हम फिर कहीं राइट करेंगे। तो ऐसे रीड को हम इंटरमीडिएट रीड कहेंगे, और यही यहाँ पे लिख रखा है मैंने। इंटरमीडिएट रीड का मीनिंग हो गया इफ अ ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन रीड्स फ्रॉम मेमोरी, ये जो रीड है वो हमारा डेटाबेस से नहीं होकर के इसके लिखे हुए डेटा को ये रीड कर रहा है, और इस ट्रांजैक्शन का ये राइट अभी मेमोरी में है, लोकल मेमोरी में है, क्योंकि जब तक हम कमिट नहीं करेंगे ये डेटाबेस में अपडेट नहीं होगा। तो हम डेटाबेस से पहली बार जब रीड करते हैं तो डेटाबेस से रीड होता है, उसी डेटा आइटम पर कोई दूसरा आइटम है, डेटा आइटम है, तो वैसे केस में सपोज यहाँ पर रीड ए की जगह रीड बी होता, तो वैसे केस में ये बी हमारा डेटाबेस का रीड होता, क्योंकि बी आइटम इसके ऊपर कहीं नहीं आया है, राइट ऑपरेशन बी पर कहीं ऑपरेशन नहीं आया है, इसलिए ये हमारा डेटाबेस का रीड हो गया। लेकिन यदि ये ए है तो ये जो रीड हो रहा है ये रीड हमारा इस डेटाबेस के इस लोकल मेमोरी में राइट किए हुए डेटा को या वैल्यू को ये रीड कर रहा है। तो ऐसे रीड को हम इंटरमीडिएट रीड कहते हैं। यही चीज लिखा है, इफ अ ट्रांजैक्शन रीड्स फ्रॉम मेमोरी, ये रीड हमारा मेमोरी से रीड कर रहा है, विच इज रिटन बाय अनदर ट्रांजैक्शन, जो कि दूसरे ट्रांजैक्शन से के द्वारा लिखा गया है। ये ट्रांजैक्शन T3 भी इधर से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं है, ये पता करने के लिए हम सबसे पहला काम करते हैं कि हम अपना शेड्यूल को चेक करते हैं कि वो नॉन सीरियल है कि नहीं। यदि नॉन सीरियल नहीं है तो सीरियल शेड्यूल है, और सीरियल शेड्यूल ऑलवेज सीरियलाइज होते हैं और वो कंसिस्टेंट होता है। लेकिन नॉन सीरियल में कंसिस्टेंसी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी के लिए हम अदर मेथड यूज करते हैं कि कैसे हम इसको सीरियलाइज करें। तो नॉन कंकरेंट है, ये नॉन सीरियल है और कंकरेंट शेड्यूल है। यदि ऐसा है तो हम साइकिल चेक करेंगे, यदि उसके अंदर साइकिल है तो हम आगे बढ़ेंगे, और यदि नहीं है तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल में जाएंगे। साइकिल मिलने पर हम दो चीजें चेक करेंगे कि शेड्यूल में कहीं ब्लाइंड राइट है या नहीं। यदि है तो हम व्यू इक्विवेलेंट उसका बनाएंगे और चेक करेंगे। यदि ब्लाइंड राइट नहीं है तो हम चेक करेंगे कि इंटरमीडिएट रीड है कि नहीं। यदि इंटरमीडिएट रीड है तो वैसे केस में हम इसका फिर से व्यू इक्विवेलेंट निकालेंगे, और यदि इसमें इंटरमीडिएट रीड भी नहीं है तो हम ये कह देंगे कि भाई ये मेरा नॉन सीरियलाइजेबल है। और व्यू इक्विवेलेंट में यदि हमको व्यू इक्विवेलेंट कोई शेड्यूल मिल जाता है तो हम कहते हैं कि वो व्यू सीरियलाइजेबल है, और व्यू इक्विवेलेंट नहीं मिला तो हम कहेंगे कि वो नॉन सीरियलाइजेबल है। तो ये हमारा एक लेआउट है, इसको डायग्राम कहिए, लेआउट कहिए, जो भी कहिए, जिसके थ्रू हम किसी नॉन सीरियल शेड्यूल के व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को चेक करते हैं। इसके लिए हम पहले देखते हैं कि किस तरह से हम पता करेंगे कि कोई कंकरेंट है कि नहीं, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं।
यदि वो वहाँ एसाइक्लिक है तब तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, और साइकिल है तो वैसे केस में नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ट्रांजैक्शंस या शेड्यूल्स होंगे। तो सबसे पहले साइकिल होने पर हम चेक करेंगे कि ये नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है और आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल 1। इसके पहले ये मैसेज हम दे रखे हैं कि एज वी नो द यूज ऑफ प्रेसिडेंस ग्राफ टू चेक फॉर कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के लिए हम लोग प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं। प्रेसिडेंस ग्राफ से हमको ये भी पता चलता है कि ट्रांजैक्शंस का ऑर्डर क्या होगा सीरियलाइजेबल शेड्यूल के लिए। तो ये चीजें हमने पहले देख रखा है, जस्ट केवल एक मेमोरी के लिए हमने लिखा है। कुछ शेड्यूल दिया हुआ है तो नॉन सीरियल शेड्यूल है कि नहीं, ये नॉन सीरियल शेड्यूल है। क्यों? क्योंकि एक ट्रांजैक्शन का कुछ ऑपरेशन के बाद दूसरे ट्रांजैक्शन के हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, और इसके बाद फिर पहले का रिमेनिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये पैरेलल या आपका कंकरेंट ट्रांजैक्शंस है या कंकरेंट शेड्यूल्स है। तो इस नॉन सीरियल शेड्यूल और कंकरेंट शेड्यूल या पैरेलल शेड्यूल जो भी कहिए आप, में नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, इसको पता करने के लिए हम इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे। प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने का तरीका पहले भी बताए हुए, यहाँ भी आपको जस्ट बता दे रहे हैं। आगे आने वाले में अब डायरेक्ट यूज करेंगे। 3 ट्रांजेक्शन्स है, हम 3 यहाँ पे नोड ले लेंगे या वर्टिसेस ले लेंगे, T1, T2, T3। ये हम 3 ट्रांजेक्शन्स ले लिए, और टॉप टू बॉटम हर एक ऑपरेशंस में कन्फ्लिक्ट देखेंगे कि रीड राइट का कन्फ्लिक्ट, राइट का कन्फ्लिक्ट, राइट रीड का कन्फ्लिक्ट है या नहीं। तो ये रीड राइट और राइट या राइट रीड सेम डेटा आइटम पे होना चाहिए। यहाँ पे जो डेटा आइटम है हमारा वो x है, और सारे ऑपरेशन x पर ही ऑपरेट हुए हैं। तो हम इसको डेटा आइटम में चेक करते हैं कि सेम आइटम पर यदि T1 ने पहले रीड किया और इसके बाद T2 राइट कर रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर एक रीड और राइट का कन्फ्लिक्शन होगा T1 से T2। तो T1 से T2 हमने ये एक डायरेक्शन लगा दिया, या ये एज हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अगेन इस रीड का अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन T3 में चेक करेंगे कि यहाँ कोई कन्फ्लिक्ट है या नहीं। अपने ट्रांजैक्शन में हम कन्फ्लिक्ट चेक नहीं करते हैं, तो इस रीड का T3 के साथ भी कन्फ्लिक्शन है, क्योंकि रीड के बाद राइट हो रहा है सेम डेटा आइटम पे। तो T1 से T3, ये T1 से T3 हमने एक एज डाल दिया। अब इस ऑपरेशन का अदर सारे ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशंस के साथ हमने चेक कर लिया। इसके बाद टॉप टू बॉटम में नेक्स्ट ऑपरेशन मेरा राइट आ रहा है, तो इस राइट का अपने ट्रांजैक्शन में तो नहीं देखेंगे, T1 और T3 में देखेंगे। तो इस राइट का T1 के साथ भी कन्फ्लिक्शन है, क्योंकि WX और यहाँ पे WX है, यानी राइट का कन्फ्लिक्शन है। तो T2 से T1 ये कन्फ्लिक्शन हमने यहाँ पे दिखा दिया, जिसको ग्रीन से दिखा रहे हैं। अगेन इस राइट का इस T3 के साथ भी हम चेक करेंगे, तो यहाँ राइट है और यहाँ भी राइट है, सेम डेटा आइटम पर राइट है, इसलिए यहाँ भी कन्फ्लिक्शन है। इसलिए T2 टू T3 एक डायरेक्शन हमने लगा दिया। और अब इस पर यदि हम आए तो यहाँ पर हमारा फिर से एक कन्फ्लिक्शन आ रहा है T1 का T3 के साथ। इसको हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये एक कन्फ्लिक्शन आ रहा है राइट का सेम डेटा आइटम पे। तो T1 से T3, लेकिन T1 से T3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इस ऑपरेशंस को हम नहीं यूज करेंगे। वैसे हमारा साइकिल T1 और T2 के बीच ही मिल गया था, इसलिए इस डायरेक्शन को हम नहीं भी यूज करें तब भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि किसी ग्राफ में कहीं भी साइकिल आ गया तो वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, यानी ये हमारा नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं कि इट इज
नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, क्योंकि यहाँ एक साइकिल है, ड्यू टू अ साइकिल बिटवीन T1 एंड T2। इफ अ शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट, यदि ये शेड्यूल हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता, यानी कि एसाइक्लिक होता, इस तरह का साइकिल नहीं बनता, तो वैसे केस में ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता। और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी होता है और कंसिस्टेंट भी होता है। ये बिल्कुल सीरियल शेड्यूल के अकॉर्डिंग होते हैं। However, if a schedule is a non-conflict serializable schedule, यदि हमारा शेड्यूल नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल मिलता है तो हमें व्यू सीरियलाइजेबल देखने की जरूरत पड़ती है, और वो कैसे चेक करते हैं आगे देखेंगे। इस एग्जाम्पल 1 का सिर्फ एक ही काम था कि क्या इसमें साइकिल है या नहीं। यदि साइकिल है तो ये नॉन कन्फ्लिक्ट होगा, और नॉन कन्फ्लिक्ट है तो आगे का प्रोसेस हम व्यू सीरियलाइजेबल के लिए करेंगे। यदि ये साइकिल नहीं होता तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल से सीरियलाइजेबिलिटी हम पता कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 बताता है कि भाई हम व्यू इक्विवेलेंट पता कैसे करेंगे कि कोई नॉन सीरियल शेड्यूल किसी सीरियल के शेड्यूल के इक्विवेलेंट है। तो इसके दो तरीके से हो सकता है। एक तो वैल्यू के आधार पे हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ 3 ट्रांजेक्शन है, T1, T2, T3। T x डेटा आइटम को रीड करता है और 60 सब्सट्रैक्ट कर फिर राइट कर रहा है। T2 उस x आइटम में 50 को सब्सट्रैक्ट कर राइट कर रहा है, और T3 50 सब्सट्रैक्ट करके राइट कर रहा है। यदि ये पैरेलल शेड्यूल बनाए, ये सीरियल शेड्यूल बनाए, तो T1 के बाद T2, T2 के बाद T3, एक सीरियल ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है T1 के बाद T3 और उसके बाद फिर T2। यानी इस 3 ट्रांजेक्शन पर फैक्टोरियल 3 डिफरेंट सीरियल शेड्यूल होंगे, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 6 डिफरेंट सीरियल शेड्यूल्स होंगे, और वो आपको पता है T1, T2, T3 या T1, T3, T2। ये फिर T2 को फर्स्ट रख करके T1, T3, T2, T3, T1, और T3 को फर्स्ट में रख करके T1, T2 या T3, T2, T1। ये हमारे 6 डिफरेंट सीरियल शेड्यूल्स बन सकते हैं। हम एक सीरियल शेड्यूल यहाँ पे लिया है जिसमें T1 और T2, T3 रखे हैं। यानी पहले हम T1 के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बाद T2 का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और देन T3 को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं सीरियल शेड्यूल ऑलवेज सीरियलाइजेबल भी होता है और कंसिस्टेंट भी होता है। लेकिन नॉन सीरियल कंसिस्टेंट होगा इसकी गारंटी नहीं है, सीरियलाइजेबल होगा कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इस नॉन सीरियल शेड्यूल में क्या कोई प्रेसिडेंस ग्राफ बनता है, और यदि बनता है तो क्या उसमें साइकिल है। तो साइकिल यदि है तो ये नॉन कन्फ्लिक्ट शेड्यूल हो गया, नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो गया। और नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है यानी साइकिल है, तो फिर हमें व्यू सीरियलाइजेबल चेक करना होगा। ये आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन बिना ग्राफ के भी हम पता कर सकते हैं कि ये शेड्यूल S1 और शेड्यूल S2 क्या व्यू सीरियलाइजेबल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का कोई वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं कि डेटाबेस में x का वैल्यू 200 है। तो जैसे ही हम रीड करते हैं, T1 में पहला ऑपरेशन रीड का है, यहाँ पर x का वैल्यू हमको 200 मिल गया। अब इस 200 के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो T2 ट्रांजेक्शन ऑपरेशन होता है जिसमें 50 को घटा रहे हैं। तो 200 में 50 को घटाया, यहाँ पर 150 हो गया, और ये 150 मेमोरी में राइट हो गया। यहाँ पर ये x हमारा डेटाबेस से आया है, ये x की वैल्यू डेटाबेस से आया है। लेकिन यहाँ पर ये जो x है, इसके मेमोरी में जो वैल्यू है, उस मेमोरी के वैल्यू में ये 50 घटा रहा है और तब राइट कर रहा है। ये 150 हो गया। अब 150 के बाद फिर से x में 60 घटा रहा है ट्रांजेक्शन 1। यदि हम इस 150 में 60 को घटा दें तो 90 बचता है, और ये राइट हमारा 90 राइट कर रहा है मेमोरी में। डेटाबेस में अभी नहीं गया है, डेटाबेस में भेजने के लिए हमें कमिट करना होगा। अगेन इस ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन ये x इक्वल टू x50 है। इस 90 में 50 को घटा दें तो 40 रिमेनिंग होता है, और ये राइट हमारा
40 राइट कर रहा है। तो फाइनल राइट हमारा T3 कर रहा है जिसमें 40 वैल्यू यानी x का 40 है। अब यही चीज हम अपने इस सीरियल शेड्यूल में चेक करते हैं। ये x डेटाबेस से 200 रीड किया, यहाँ भी हमारा ये डेटाबेस से आ रहा है और ये वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू 200 है। अब इस 200 में नेक्स्ट ऑपरेशन x इक्वल टू x माइनस 60 है। तो यदि 200 में 60 को घटा दें तो ये राइट हमारा 140 राइट कर रहा है मेमोरी में। और अब इस 140 पर के बाद इस राइट के बाद T2 का ऑपरेशन आ रहा है x इक्वल टू x माइनस 50। 140 में यदि 50 घटा दें तो 90 रिमेनिंग होता है और ये 90 हमारा ये T2 ट्रांजैक्शन राइट कर रहा है मेमोरी में। डेटाबेस में ये नहीं जाएगा क्योंकि कमिट नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद अब T3 ट्रांजैक्शंस को हम देखते हैं तो T3 हमारा कहता है कि 90 में से 50 घटा दीजिए, तो x की वैल्यू 40 हो गई और ये राइट हमारा 40 लिख रहा है। तो अब आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं कि नॉन सीरियल, वही तीनों ट्रांजैक्शंस वही हैं, उनको नॉन सीरियल शेड्यूल बना रहे हैं तो भी वो फाइनल राइट 40 ही कर रहा है और सीरियल शेड्यूल में भी 40 कर रहा है। तो इसका हम कह सकते हैं कि ये दोनों शेड्यूल हमारा व्यू इक्विवेलेंट है, यानी शेड्यूल S1 इज व्यू इक्विवेलेंट टू सीरियल शेड्यूल S2। ये नॉन सीरियल शेड्यूल इस सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल राइट हमारा सेम आ रहा है। और इसको यदि प्रैक्टिकली देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को राइट करके डेटा वैल्यू चेक करेंगे कितना हुआ x का, और फिर इसके बाद इस शेड्यूल को रन करा के चेक करेंगे और उसका वैल्यू चेक करेंगे प्रैक्टिकली। और यदि प्रैक्टिकली दोनों में 40 ही डेटाबेस में राइट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन सीरियल शेड्यूल हमारे इस सीरियल शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट है। व्यू इक्विवेलेंट इसलिए कह रहे हैं कि ये नॉन सीरियल शेड्यूल है और इसमें साइकिल है, तो साइकिल यदि नहीं होता तब तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल में जाता, लेकिन यदि साइकिल मिल गया तो ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल हो गया और नॉन कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल है तो वैसे केस में हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमको व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करना होगा। तो व्यू सीरियलाइजेबल में अभी हमने इस वैल्यू के आधार पर बताया कि ये नॉन सीरियल शेड्यूल जो काम ये नॉन सीरियल शेड्यूल कर रहा है वही ये सीरियल शेड्यूल कर रहा है, इसलिए ये नॉन सीरियल शेड्यूल इस सीरियल शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्या ये नॉन सीरियल शेड्यूल यहाँ T1 T2 T3 लिए हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं T1 T3 T2, क्योंकि इसके 6 डिफरेंट सीरियल शेड्यूल है, इसके साथ भी मैच कर सकते हैं। किसी भी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट सेम वैल्यू यदि राइट होता है तो हम कहेंगे कि ये नॉन सीरियल शेड्यूल उस सीरियल शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि यदि T1 T2 T3 सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो गया तो T1 T3 T2 के भी इक्विवेलेंट हो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमारा किसी एक सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो गया तो हम कह देंगे कि ये नॉन सीरियल शेड्यूल इस सीरियल शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट है। इसीलिए यहाँ पे लिखा कि व्यू इक्विवेलेंट क्या है वो चेक करेंगे। और ये सीरियल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है क्योंकि इसका ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें तो ये ग्राफ मिल रहा है। रियल लाइफ में वैल्यू की बेसिस पर व्यू इक्विवेलेंट चेक करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस लिए हैं, लेकिन रियल लाइफ में ट्रांजैक्शंस 1000, 2000, 5000 लाख भी हो सकते हैं। जैसा कि रेलवे रिजर्वेशन में साइमल्टेनियसली बहुत सारे ट्रांजैक्शंस चलते रहते हैं। तो इस तरह के केसेस में जहाँ पे ट्रांजैक्शंस की संख्या ज़्यादा हो, वैल्यू के आधार पर व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक कर पाना या व्यू इक्विवेलेंट चेक कर पाना पॉसिबल नहीं है। थियोरेटिकली हम चेक करके यहाँ पर दिखा दिया। इसको चेक करने के लिए हमारा सबसे पहला काम होता है कि जो भी नॉन सीरियल शेड्यूल दिया हुआ है उसका प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं।
तो प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर रीड राइट का कन्फ्लिक्शन चेक करेंगे ऑन द सेम डेटा आइटम। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रीड का कन्फ्लिक्शन इस राइट के साथ है, क्योंकि दोनों का आइटम डेटा आइटम सेम है। तो एक ग्राफ, एक एज हमारा T1 से T2 के बीच होगा, T1 से T2 के बीच में, जो कि ये एज दिया हुआ है। और प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले जितने ट्रांजैक्शन है उतने वर्टिसेस ले लिए, T1 T2 T3। अब एज को हम इस कन्फ्लिक्शन से चेक करते हैं। इस रीड का इस राइट के साथ भी कन्फ्लिक्शन है, तो T1 से T3, T1 से T3 ये हमने एज खींच दिया। देन नेक्स्ट ऑपरेशन, यहाँ तो ऑपरेशन है, रीड राइट ऑपरेशन नहीं है, तो रीड राइट कन्फ्लिक्शन चेक करते हैं। तो इस राइट का इस T1 के इस राइट के साथ, जिसको हमने ग्रीन से दिखाया है, ये यहाँ भी राइट का कन्फ्लिक्शन है सेम आइटम की वजह से। तो T2 से T1, T2 से T1 ये हमने ग्रीन कलर का एज डाल दिया। देन इस राइट का इसके साथ भी कन्फ्लिक्शन है, और वो हम इस ग्रीन से दिखा रहे हैं। तो राइट का कन्फ्लिक्शन है, यानी T2 to T3, T2 to T3 ये हमने एज डाल दिया। देन अब इस राइट का भी अपना एक कन्फ्लिक्शन होगा, क्योंकि इसके बाद ये राइट आ रहा है, ये राइट इस राइट T3 के राइट के साथ कन्फ्लिक्ट है। तो T1 से T3, T1 से T3 ऑलरेडी हमारे पास एज खींचा हुआ है, तो इसको हम नहीं खींचेंगे। वैसे हमारा सिर्फ इस दो से भी मेरा काम हो जाता, क्योंकि साइकिल मिल गया, हम ये श्योर हो गए कि ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। और ऊपर हमने जैसा बताया था कि यदि नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो हमें व्यू सीरियलाइजेबल चेक करना होगा। और व्यू सीरियलाइजेबल चेक करने के लिए हमने आपको ऊपर लेआउट बताया था कि पहले तो साइकिल चेक करते हैं, साइकिल है तो हम फिर चले जाते हैं ब्लाइंड राइट चेक करने के लिए, ब्लाइंड राइट है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, और यदि ब्लाइंड राइट नहीं है तो फिर इंटरमीडिएट रीड चेक करेंगे। वो सब प्रोसेस आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। सिंस द प्रेसिडेंस ग्राफ ऑफ शेड्यूल S2, ये S2 का प्रेसिडेंस ग्राफ ये है और ये एसाइक्लिक है, तो ये तो ऐसे भी पता चल रहा है कि ये सीरियल है तो कंसिस्टेंट होगा और सीरियलाइजेबल होगा। लेकिन ग्राफ से भी हम आपको पता चल रहा है कि ये एसाइक्लिक है, इसलिए कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। हियर बोथ शेड्यूल S1, ये S1 और ये S2 शेड्यूल, बोथ शेड्यूल राइट द सेम वैल्यू। अभी आपको दिखाया था कि इसने भी 40 को राइट किया, इसने भी 40 को राइट किया। सो बोथ आर इक्विवेलेंट, बट दिस इक्विवेलेंट इज व्यू इक्विवेलेंट, नॉट conflict equivalent. However, the precedence graph of schedule S1, S1 का जो शेड्यूल प्रेसिडेंस ग्राफ है, इस S1 का प्रेसिडेंस ग्राफ हमारा साइकिल शो करता है। However, the precedence graph of schedule S1 indicates that it is not conflict serializable, so we check the view serializable. तो हमें व्यू सीरियलाइजेबल चेक करना होगा। अब व्यू सीरियलाइजेबल चेक करने के लिए दो काम करेंगे, एक ब्लाइंड राइट को चेक करेंगे और दूसरा इंटरमीडिएट राइट को चेक करेंगे। किसी में ब्लाइंड राइट हो सकता है, किसी में इंटरमीडिएट रीड हो सकता है। दोनों ही एग्जाम्पल 1 by 1 हम चेक करेंगे। दोनों में से किसी से भी आप बनाइए। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए हमें 3 काम करना होगा, एक इनिशियल रीड, दूसरा इंटरमीडिएट रीड चेक करना होगा, तीसरा फाइनल राइट चेक करना होगा। इंटरमीडिएट रीड को ही हम कहीं कहीं पर अपडेट भी लिखते हैं। अब व्यू सीरियलाइजेबिलिटी है क्या, तो अ बिट मोर जनरल देन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल से ये थोड़ा एक स्टेप आगे है। बेस्ड ऑन व्यू, व्यू मीन्स रिजल्ट, ईच ट्रांजेक्शन हैज ऑफ द सेम डेटा, जैसा ऊपर आपने देखा। तो व्यू के बेसिस पर ये तो हमने बता दिया, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली वहां पे हजारों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो आप ये वाली मेथड जो ऊपर व्यू रिजल्ट के आधार पर हम बताएं वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें ये मेथड यूज करना होगा कि 3 ऑपरेशंस हमें चेक करने होंगे, इनिशियल रीड, इंटरमीडिएट रीड और फाइनल राइट। ये कैसे होता है वो दोनों को हम देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं ब्लाइंड राइट, क्योंकि शुरू में ही आपको बताया था
कि यदि ग्राफ स्टार्टिंग में हमने ये लेआउट बताया कि यदि कोई शेड्यूल दिया हुआ है, नॉन सीरियल है या कंकरेंट है, तो हम उसमें साइकिल चेक करते हैं। यदि साइकिल है तो पता चल गया नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, और यदि साइकिल मिल गया, नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो गया, तो फिर हम ब्लाइंड राइट चेक करेंगे या इंटरमीडिएट रीड चेक करेंगे। दोनों में से कोई एक जरूर होगा, और ब्लाइंड राइट या इंटरमीडिएट रीड जो भी हो, उसके बाद हम व्यू इक्विवेलेंट चेक करते हैं। यदि व्यू इक्विवेलेंट भी मिल गया तो हम कहेंगे व्यू सीरियलाइजेबल है, और अदर केसेज में ये हमारा नॉन सीरियलाइजेबल होगा। ये डायग्राम हमारा बता रहा है। अब इसी चीज को अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि ये जो इनिशियल रीड, इंटरमीडिएट रीड और फाइनल राइट की वजह से के हेल्प से हम पता करेंगे कि सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं। उसमें सबसे पहला आता है ब्लाइंड राइट। तो ब्लाइंड राइट के लिए हमारा साइकिल होना चाहिए। यहाँ पे साइकिल है। हम उसी एग्जाम्पल को लिए जो ऊपर में एग्जाम्पल 1 में बताया था, और उसका ग्राफ भी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ रीड और राइट T1 से T2 पर, T1 से T2 पर ये हमारा एक एज है। देन रीड का इस राइट T3 के साथ T1 T3 पर भी एज है। इस राइट का T2 का T1 के साथ, यहाँ पर T2 से T1 का भी हमारा एज है, और इस राइट का T3 के साथ, इस राइट का T3 के साथ भी है। तो T2 से T3, T2 से T3 भी हमारा एज है। यानी यहाँ साइकिल आ गया। अब साइकिल आ गया तो ये पता चल गया कि नॉट कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो अब यदि नॉट, क्योंकि T1 और T2 के बीच साइकिल मिल गया, तो नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है यानी साइकिल है, तो ब्लाइंड राइट चेक करेंगे। और ब्लाइंड राइट कहता है कि अपने ट्रांजेक्शन में बिना रीड किए हुए राइट कर रहा हो। तो आप T2 को ऑब्जर्व कीजिए, T2 में राइट है मगर रीड कहीं नहीं है। इस रीड से हमें कोई मतलब नहीं, ये रीड हमारा T1 का है। T1 में रीड के बाद राइट है, तो ये राइट हमारा ब्लाइंड राइट नहीं है। जबकि T2 का ये राइट हमारा ब्लाइंड राइट है, और T3 का ये W भी ब्लाइंड राइट है, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में भी कहीं रीड नहीं है। तो ब्लाइंड राइट हमें मिल गया। और अब यदि ब्लाइंड राइट मिल गया T1, T2 और T3 में, तो उसको सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने का कौन कौन सा स्टेप होगा। यहाँ जो स्टेप बताएंगे वही स्टेप हमारे इंटरमीडिएट रीड पर भी होगा। इस जगह पे ब्लाइंड राइट है, तो इसको हम पहले सारे स्टेप बता देते हैं, और यही स्टेप हम इंटरमीडिएट पर चेक करेंगे। केवल ऑपरेशन वहाँ पे इंटरमीडिएट में ब्लाइंड राइट की जगह पे रीड होगा, जो कि मेमोरी रीड होगा। अब यहाँ पर हम पहले तो T1, T2, T3 है, तो 6 इसके डिफरेंट सीरियल शेड्यूल्स होंगे। T1, T2, T3, देन T1, T3, T2, T2, T1, T3, T2, T3, T1। हम यहाँ पर शॉर्ट बनाने के लिए केवल नंबर दिए हैं, लेकिन इसके पहले T1 लगा हुआ है, जैसा ये वाले दिए हुए हैं। ये 6 सीरियल शेड्यूल्स होंगे। अब कोई नॉन सीरियल शेड्यूल इस सारे सीरियल शेड्यूल में से किसी एक सीरियल या एक से अधिक सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो, जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया व्यू इक्विवेलेंट हो, तो हम कहेंगे कि ये नॉन सीरियल शेड्यूल हमारा व्यू इक्विवेलेंट है, और इसमें व्यू सीरियलाइजेबिलिटी होगी। यहाँ पर हर एक के साथ, यदि पहले के साथ मिल गया तो आगे चेक नहीं करना है। यदि फर्स्ट में नहीं मिला तो हम सेकंड चेक करेंगे, इसमें भी नहीं मिला थर्ड चेक करेंगे, इसमें भी नहीं मिला आगे चेक करेंगे। हर एक सीरियल शेड्यूल के साथ चेक करना होगा। अब इसमें भी नहीं मिला तो इस लास्ट में, और लास्ट में यदि मिल गया तब भी हम कहेंगे कि ये व्यू इक्विवेलेंट है। ये नॉन सीरियल शेड्यूल इस व्यू सीरियल शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट है। तो व्यू इक्विवेलेंसी के लिए हमने ऊपर वैल्यू के आधार पर दिया था, लेकिन वैल्यू के आधार पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम पता कर पाए कि ये व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं। इसीलिए हमको इस स्टेप को यूज करना होगा कि हम जो ऊपर बताए कि 3 ऑपरेशंस, इनिशियल रीड, इंटरमीडिएट रीड और फाइनल राइट के बेसिस पर पता करेंगे कि क्या ये नॉन सीरियल शेड्यूल किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है। यदि है तो व्यू इक्विवेलेंट होगा, और तब व्यू सीरियलाइजेबल होगा।
आगे के प्रोसेस में हम सबसे पहला फर्स्ट सीरियल ऑर्डर पर काम कर रहे हैं, इस T1 T2 T3 पर काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो 3 ट्रांजैक्शन हैं T1 T2 T3, इस 3 ट्रांजैक्शन को 1 2 3 T1 T2 T3 के ऑर्डर में रख दिए। पहले T1 के सारे ऑपरेशन, देन T2 का सारा ऑपरेशन और T3 का सारा ऑपरेशन। तो ये हमारा एक सीरियल शेड्यूल बन गया। S1 हमारा सीरियल शेड्यूल हो गया और ये जो ऊपर में S है ये हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल है। इसी नॉन सीरियल शेड्यूल का ये सीरियल शेड्यूल फर्स्ट ऑर्डर है। हम पहले को चेक करते हैं, पहले में नहीं मिलेगा तो दूसरे में चेक करेंगे, दूसरे में भी नहीं मिलेगा तीसरे में, एंड सो ऑन। इसीलिए कहा जाता है कि व्यू इक्विवेलेंट से बचना चाहिए, क्योंकि व्यू इक्विवेलेंट यदि यहाँ तो 3 ट्रांजैक्शन है तो 6 पे हम चेक कर सकते हैं, कहीं पर 30 40 है तो इसका फैक्टोरियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उतने सीरियल शेड्यूल पर 1 बाई 1 चेक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे 3 ही ट्रांजैक्शंस कम रखा गया। फॉर ईच सीरियल शेड्यूल वी चेक व्यू इक्विवेलेंस ऑफ दिस शेड्यूल, देन वी कैन डिटरमाइन वेदर इट इज व्यू सीरियलाइजेबल और नॉट। तो सबसे पहला सीरियल ऑर्डर T1 T2 T3 ये फर्स्ट ले रहे हैं और यहाँ पर वो तीनों कंडीशन हम चेक करेंगे। तीनों कंडीशन क्या है वो हम चेक करते हैं यहाँ पर। तो तीनों कंडीशन में इनिशियल रीड किसने किया, तो यहाँ डेटा आइटम हमारा A है और कोई डेटा आइटम नहीं है। तो A को किस ट्रांजैक्शन ने पहले रीड किया, A को T1 ट्रांजैक्शन ने पहले रीड किया तो इसका इनिशियल रीड A के लिए T1 है। किसमें, सीरियल शेड्यूल के अंदर। देन हम पता करेंगे कि फाइनल राइट किसने किया, यानी सबसे लास्ट में किसने A को राइट किया, तो ये तो मिडिल में है, ये हमारा फाइनल राइट है। तो फाइनल राइट कर रहा है हमारा ट्रांजैक्शन T3, तो फाइनल राइट हम लिख दिए T3। और चूंकि ये केवल राइट कर रहा है, इंटरमीडिएट रीड नहीं है, ब्लाइंड ब्लाइंड राइट है ये और ये, तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं। T2 और T3 दोनों में ब्लाइंड राइट है। ये तो हो गया सीरियल शेड्यूल में। अब क्या यही चीज हमारा नॉन सीरियल में है? यही चीज हम नॉन सीरियल में चेक करते हैं। तो नॉन सीरियल शेड्यूल के लिए यहाँ पर अभी हमने देखा कि सीरियल शेड्यूल में इनिशियल रीड T1 कर रहा है, फाइनल राइट T3 कर रहा है और ब्लाइंड राइट है जो T2 और T3 में है। तो क्या यही चीज हमारे उस नॉन सीरियल में है? इसी टेबल को हम ऊपर यहाँ पे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद अब फिर से चेक करते हैं कि इनिशियल रीड इस नॉन सीरियल शेड्यूल में पहले किसने किया। तो इनिशियल रीड इस नॉन सीरियल शेड्यूल में भी आप चेक करेंगे तो T1 ने ही किया है, ये T1 ने ही किया, यानी पहले वाले सीरियल शेड्यूल से ये मैच कर रहा है। फाइनल राइट किसने किया, तो फाइनल राइट T3 ने किया और सीरियल शेड्यूल में भी फाइनल राइट T3 ही कर रहा है। देन ब्लाइंड राइट या अपडेट वैल्यू T2 में भी है और T3 में भी है, वहां भी सीरियल में T2 और T3 है। यानी ये टेबल, ये तीनों कंडीशन नॉन सीरियल में भी यही तीनों कंडीशन सेम है और सीरियल में भी वही कंडीशन है, यानी कि इनिशियल रीड भी पहले T1 कर रहा है, फाइनल राइट T3 कर रहा है और ब्लाइंड राइट T2 और T3 में है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस इनिशियल रीड, फाइनल राइट और इंटरमीडिएट रीड या ब्लाइंड राइट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये नॉन सीरियल शेड्यूल इस सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है। और यदि ये व्यू इक्विवेलेंट है, सिंस S1 इज सीरियल, ये सीरियल है और S हमारा नॉन सीरियल है, ये हमारा नॉन सीरियल है, तो यदि ये इसके व्यू इक्विवेलेंट है तो हम जानते हैं कि सीरियल शेड्यूल ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, सीरियलाइजेबल होता है। यदि S1 सीरियलाइजेबल है, सीरियल है, तो हमारा S भी सीरियल होगा और सीरियलाइजेबल होगा। लेकिन ये सीरियलाइजेबल हमारा व्यू सीरियलाइजेबल होगा। यही चीज अब हम इंटरमीडिएट रीड वाले पर चेक करेंगे। तो काम करने का तरीका वही होगा, तीनों कंडीशन चेक करने हैं।
यहाँ पे हम S1 और S2 दो शेड्यूल ले रहे हैं। S1 में नॉन सीरियल है और S2 में सीरियल शेड्यूल है। दो ही ट्रांजैक्शन लिया है, तो इस दो के सिर्फ फैक्टोरियल 2 दो ही सीरियल शेड्यूल हो सकते हैं। या तो T1 के बाद हम T2 को परफॉर्म करें या T2 के बाद T1 को परफॉर्म करें। तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं पहले वाले के साथ। पहले T1 को सारे ऑपरेशन को आप परफॉर्म कर रहे हैं, देन T2 का। तो ये सीरियल वैसे भी देखने से ये सीरियल चल रहा है। और इसका अब आप यदि प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे तो नॉन कन्फ्लिक्शन तो नॉन सीरियल में होगा ही, साइकिल मिलेगा ही आपको, वो आप चेक कर लीजिएगा। हम केवल यहाँ पे इंटरमीडिएट रीड कैसे चेक करते हैं। तो पहला कंडीशन होता है इनिशियल रीड, और यहाँ पर दो आइटम लिया है हमने, ए और बी। तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। सबसे पहले हम डेटा आइटम ए के लिए चेक करते हैं कि नॉन सीरियल में डेटा आइटम ए को पहली बार किसने रीड किया। तो यहाँ ग्रीन से दिखाया हुआ है, पहली बार T1 ने रीड किया। और यही चीज अब हम चेक करेंगे सीरियल शेड्यूल में कि डेटा आइटम ए को किस ट्रांजैक्शन ने पहली बार रीड किया। तो यहाँ भी T1 ने ही रीड किया, यानी S1 और S2 बोथ शेड्यूल में डेटा आइटम ए का इनिशियल रीड ट्रांजैक्शन T1 के थ्रू हो रहा है। तो हमने ग्रीन में यहाँ देखा T1 इन S1 एंड S2, डेटा आइटम ए का इनिशियल रीड ट्रांजैक्शन T1 कर रहा है दोनों शेड्यूल में, S1 में भी और S2 में भी। इस रीड का काम फिनिश हो गया। अब हम ए का ही फाइनल राइट चेक करेंगे। तो ए को सबसे लास्ट में कौन राइट कर रहा है। ए है, इधर तो बी हो गया, यहाँ पे ए है, ये बी है। तो फाइनल राइट हमारा यहाँ पे आ रहा है। फाइनल राइट इस जगह पे हुआ। T2 ट्रांजैक्शन ने एक डेटा आइटम ए का फाइनल राइट किया शेड्यूल S1 में। अब यही चीज हम चेक करेंगे कि सीरियल शेड्यूल S2 में ए का फाइनल राइट कहाँ पे है। तो ये रीड हुआ, ये राइट दिखा रहा है। तो फाइनल राइट हमें चाहिए, ये इंटरमीडिएट राइट हो गया। ये तो बी डेटा आइटम पे हम चेक कर रहे हैं ए के लिए। तो ए के लिए यहाँ पर ये फाइनल राइट आ रहा है। और फाइनल राइट इसमें भी शेड्यूल S2 में भी T2 ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो हमने यहाँ फाइनल राइट के बारे में लिखा कि S1 और S2 शेड्यूल में फाइनल राइट ए को T2 ट्रांजैक्शन कर रहा है, यानी दोनों ही शेड्यूल में T2 ही फाइनल राइट कर रहा है। तो हमारा इनिशियल रीड भी मिल गया डेटा आइटम ए के लिए और फाइनल राइट भी मिल गया डेटा आइटम ए के लिए। इसी तरह से अब बी का चेक करेंगे। तो बी का चेक करते हैं। तो सबसे पहली बार बी को शेड्यूल S1 में कहाँ रीड किया गया। तो सबसे पहली बार यहाँ पे रीड हुआ, T1 ने रीड किया। अब यही चीज सीरियल शेड्यूल S2 में चेक करेंगे कि पहली बार बी को किसने रीड किया। तो पहली बार यहाँ भी इस T1 ट्रांजैक्शन ने ही किया। तो इसका इनिशियल रीड S1 और S2 बोथ शेड्यूल हैज द इनिशियल रीड इन ट्रांजैक्शन T1। S1 और S2 दोनों ही शेड्यूल का इनिशियल रीड ट्रांजैक्शन T1 ही कर रहा है। अब इसी बी का फाइनल राइट भी चेक करेंगे। तो फाइनल राइट हमारा बी का सबसे लास्ट में राइट कौन कर रहा है। तो बी का फाइनल राइट हमारा T2 कर रहा है S1 में। इसी तरह से बी का फाइनल राइट T2 कर रहा है S2 में, यानी दोनों ही शेड्यूल में T2 ही फाइनल राइट कर रहा है। तो ये लिख दिया T2 इन S1 एंड S2, फाइनल राइट S1 और S2 का T2 ट्रांजैक्शन कर रहा है। अब नेक्स्ट काम रह गया, क्या इसमें इंटरमीडिएट रीड है। ऑफ कोर्स है। यहाँ जो रीड हो रहा है वो इस राइट का हो रहा है, क्योंकि T1 ने अभी तक कमिट नहीं किया। तो कमिट नहीं किया तो ए का मेमोरी में जो डेटा है उसको रीड कर रहा है T2, यानी यहाँ पर एक इंटरमीडिएट रीड है ए के लिए। तो इंटरमीडिएट रीड कौन कर रहा है, T2 ट्रांजैक्शन कर रहा है शेड्यूल S1 में। अब इंटरमीडिएट रीड हम चेक करेंगे S2 में। तो यहाँ पे ए का राइट हुआ और इस राइट के बाद पहली बार इस डेटा आइटम पर रीड कौन कर रहा है। तो T2 ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो यहाँ भी आप चेक कर रहे हैं
तो T2 ट्रांजैक्शन ही रीड कर रहा है इन इंटरमीडिएट रीड को, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि T2 ही इंटरमीडिएट रीड कर रहा है S1 में। तो T2 ट्रांजैक्शन है जो इंटरमीडिएट रीड कर रहा है डेटा आइटम A के लिए। अब यही चीज हम डेटा आइटम B के लिए भी करेंगे, और T2 का देखते हैं कि फाइनल राइट कौन कर रहा है B का आइटम के लिए। इंटरमीडिएट रीड, यहाँ पर देखिए ये B को रीड किया, राइट कर दिया। ये B हमारा रीड हुआ डेटाबेस से और ये मेमोरी में है, तो इस मेमोरी को रीड कर रहा है हमारा ये T2 ट्रांजैक्शन। यही चीज हम चेक करते हैं कि इंटरमीडिएट रीड डेटा आइटम B के लिए कौन कर रहा है इन शेड्यूल S2। तो B के लिए B यहाँ रीड है, ये है रीड हुआ, तो ये रीड आ गया, ये रीड हमारा इंटरमीडिएट रीड है। तो डेटा आइटम B में भी आप देख रहे हैं कि T2 ट्रांजैक्शन ने ही इंटरमीडिएट रीड किया, तो डेटा आइटम A का भी इंटरमीडिएट रीड T2 कर रहा है, और डेटा आइटम A के लिए भी हमारा दोनों ही शेड्यूल में, यानी इन S1 एंड S2, यहाँ पर इन S1 S2 दोनों लिख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। S1 S2 इसमें भी लिख दीजिए, S1 इन S1 एंड S2। S1 और S2 में दोनों ही जगह पर, दोनों ही शेड्यूल में इंटरमीडिएट रीड T2 ही कर रहा है, A के लिए भी और B के लिए भी। तो तीनों कंडीशन हमारा S1 और S2 में मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा व्यू इक्विवेलेंट है। हमारा जो ये सीरियल शेड्यूल है, सॉरी ये नॉन सीरियल शेड्यूल है, ये नॉन सीरियल शेड्यूल इस सीरियल शेड्यूल T1 के बाद T2 इस सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है, इसलिए ये व्यू serializable है। Here all three conditions are matched, hence both schedules are view equivalent. Since schedule 2 is serial, ये हमारा शेड्यूल S2 हमारा सीरियल है और ये इसके इक्विवेलेंट है, ये सीरियल है, तो ये भी हमारा सीरियल हुआ अकॉर्डिंग टू व्यू सीरियलाइजेबल। इस तरह से हम लोग दोनों ही मेथड को देखा, ब्लाइंड राइट को भी और इंटरमीडिएट रीड को भी, और इन दोनों में से जो जैसा आपका कंडीशन हो, यदि इस तरह का कंडीशन नहीं हो तो ब्लाइंड राइट का हमारा कंडीशन आता है, उसमें कैसे चेक करेंगे। और जो काम यहाँ पे किए, सबसे पहले तो हम सारे सीरियल शेड्यूल का लिस्ट लेते हैं और एक एक करके उस नॉन सीरियल और सीरियल का ये तीनों कंडीशन चेक करते हैं। तो टाइम टेकिंग है, लेकिन ये काम हम लोग कम ट्रांजैक्शन में मैन्युअली कर सकते हैं, ज्यादा हो तब पॉसिबल नहीं है। लास्टली हम लोग कंक्लूजन दे सकते हैं कि अ शेड्यूल इज सेड टू बी व्यू सीरियलाइजेबल इफ इट हैज एन व्यू इक्विवेलेंट। यदि व्यू इक्विवेलेंट है तो वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा। और व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या होता है, तो ऊपर अभी आपको बताया, अ शेड्यूल S इज सेड टू बी व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल टू S1। S1 के इक्विवेलेंट होगा, ये नॉन सीरियल है, ये सीरियल है। If and only if it satisfies the following three condition: initial read सेम हो नॉन सीरियल सीरियल में, फाइनल राइट सेम हो हर एक डेटा आइटम के लिए। यहाँ पर हमने दो ही आइटम डेटा आइटम लिया, आपका 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, हर एक डेटा आइटम के लिए चेक करना होगा। और तीसरा कंडीशन इंटरमीडिएट रीड या अपडेट। तो अब तक गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, शेड्यूल का सीरियल शेड्यूल देखा, नॉन सीरियल देखा, नॉन सीरियल में सीरियलाइजेबिलिटी का कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देखा, जिसमें नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन की स्वैपिंग से इसको सीरियलाइज करते हैं, और व्यू सीरियलाइजेबल में व्यू इक्विवेलेंस चेक करते हैं, और इसमें तीन कंडीशन चेक करते हैं, इनिशियल रीड, फाइनल राइट और इंटरमीडिएट रीड। देन इन दोनों से भी यदि कुछ पता नहीं चला तो वो शेड्यूल हमारा सीरियलाइजेबल नहीं, नॉन सीरियलाइजेबल होगा। और नॉन सीरियलाइजेबल में फिर फर्दर हम लोग चेक करेंगे रिकवरेबल, जिसके 3 पार्ट हैं, और लास्ट में नॉन रिकवरेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।